सो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जिसके अंदर हम बायोस्टैटिक्स को डिस्कस करेंगे। बायोस्टैटिक्स आपका फिलहाल के यूएसएमएल के एग्जाम्स के अंदर, जैसे कि आप सबको पता है कि बहुत सारा इंपॉर्टेंट ये पार्ट बन चुका है। तो इसलिए इसको चाहे थोड़ा थोड़ा सा करो, लेकिन आप अच्छे से करने हैं। बायोस्टैट के बारे में एक दो चीजें हमेशा याद रखिएगा। जैसे हम दूसरे सिस्टम्स के बारे में जाते हैं ना, कि हम रैंडमली उसको रिवाइज करते हैं और जल्दी जल्दी ना हम नेक्स्ट से नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। बायोस्टैट ऐसा सब्जेक्ट नहीं है। देखिए, बायो सब्जेक्ट जो बायोस्टैटिक है ये बहुत ही लिमिटेड सब्जेक्ट है, लेकिन जितना ये लिमिटेड है ना, ये उतना वास्ट भी है। शायद आप मेरी बात नहीं समझे कि ये जितना लिमिटेड है ये उतना वास्ट भी है। लिमिटेड से मुराद क्या कि इसकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं या कुछ इंपॉर्टेंट इसके टॉपिक्स हैं। मतलब अगर कुल मिलाया जाए ना, इसके 6 टॉपिक्स बनते हैं, जिसमें एक हमारे पास एपिडेमोलॉजिकल स्टडीज आती हैं, फिर हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स आते हैं, फिर हमारे पास मतलब मिसलेनियस सारा कुछ आ जाएगा ना, उसके अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे हम वाला सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, ईच एंड एवरीथिंग। तो इसके 5-6 टॉपिक्स हैं, लेकिन वो फिर हर टॉपिक के अंदर ना बहुत मतलब चीजें ना डिटेल के अंदर है। तो आपने एक बात हमेशा याद रखनी, जो टर्मिनोलॉजी आपने बायोस्टैट की पढ़नी है, आपको वो अच्छे तरीके से समझ आनी चाहिए। मतलब देखो ना, मोस्ट क्या कहते हैं कि हम ना हर चीज, हर कॉन्सेप्ट के बारे में ना हम अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बना लेते हैं कि अच्छा, अगर क्रॉस सेक्शनल स्टडी है तो ये इस तरह की होती है, इसके अंदर ये चेंजेस आती हैं, अगर ये चेंजेस आएंगी तो मैं कहूंगा कि हाँ भाई ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी है। अगर मेरे पास जा रही है केस कंट्रोल स्टडी, हाँ भी केस कंट्रोल स्टडी के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, इसके अंदर मैंने कौन कौन से जो बज़ वर्ड्स हैं वो मैंने उठाने हैं। तो अगर वो मुझे स्टेटमेंट के अंदर वो बज़ वर्ड नजर आते हैं, तो मैंने फिर आपके केस कंट्रोल की तरफ जाना है। फिर हमारे पास आता है कोहार्ट स्टडी। सबसे पहले पता होना चाहिए कि भाई क्रॉस सेक्शनल, कोहार्ट या केस कंट्रोल स्टडीज ये एक्चुअली में है क्या, हमें इनकी क्यों जरूरत पड़ रही है। तो पहले उससे जो छोटी सी हमारे पास टर्म है ना, जैसे मैं ये कह रहा हूँ केस कंट्रोल, आप इसको समझो कि ये केस और कंट्रोल है क्या, या क्रॉस सेक्शनल है क्या, या मेरे पास जो कोहार्ट स्टडी है ये है क्या। पहले इसको अच्छे से समझो, फिर इससे वो 50 MCQ भी निकाल लेना। तो अगर आपको ये अच्छे से समझ आया हो ना, तो आप वो सारे क्वेश्चंस को पिक कर जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हमारे पास है एपिडेमोलॉजिकल स्टडीज। अब एपिडेमोलॉजिकल स्टडीज के अंदर हमारे पास है वो तमाम स्टडीज जो हम डिजीजेस के ऊपर करते हैं, जो हम रिस्क फैक्टर्स के ऊपर करते हैं, या डिजीजेस और रिस्क फैक्टर्स के जो आपस में रिलेशंस होते हैं किसी भी पॉपुलेशन के अंदर, उसको हम एपिडेमोलॉजिकल स्टडीज कहते हैं। ठीक है, इसको हम डिवाइड करते हैं आपकी 2 टाइप्स के अंदर। हम ऐसा ऐसा अपने टॉपिक्स की तरफ आएंगे, आपको लग रहा है कि सर शायद आउट ऑफ बॉक्स जा रहे हैं, नहीं, हम ऐसा ऐसा बिल्कुल हमने वो, जैसे मैं आपको सिस्टम्स के अंदर पढ़ाता हूँ ना, कि जब भी हमने सिस्टम करना है, हमने बिल्कुल एम्ब्रियो से उठा के लानी है चीजें। क्योंकि एम्ब्रियो पढ़ोगे अच्छी, एनाटमी अच्छी आएगी, एनाटमी अच्छी पढ़ोगे फिजियो अच्छी आएगी, फिजियो अच्छी पढ़ोगे पैथो अच्छी आएगी, पैथो अच्छी पढ़ोगे तो आपकी फार्मा अच्छी होगी, मेडिसिन अच्छी होगी, आगे जाके आपकी सर्जरी अच्छी होगी। ये सेम चीज आपकी बायोस्टैट के अंदर भी ये इम्प्लीमेंट होती है, कि इसको आप ना बिल्कुल हमने रूट वैल्यू से उठा के इसको हमने स्टडी करना है। जैसे वो हम बायोस्टैट के अंदर हम एक चीज पढ़ते हैं, रूट कॉज एनालिसिस, कि हमने जो भी चीज पढ़नी है हमने उसके रूट से उसकी एनालिसिस करनी है। तो इसी तरह यहाँ पर भी हमने जो चीज स्टार्ट करनी है, हम बिल्कुल पीछे से स्टार्ट करके लाते हैं। हाँ भाई, अक्सर में इसका मकसद क्या है, तो ये चीजें आपस में रिलेटेड कैसे हैं। और वो हमेशा आपका ना कॉन्सेप्ट उसी चीज का बनता है जो चीजें आपको रिलेट होती हैं। अब देखो ना, लेट्स सपोज किसी पेशेंट के अंदर हो गया है स्ट्रोक, हो गया, अब आपको पता है स्ट्रोक होगा, हाँ न्यूरॉन्स डैमेज होंगी, और उस पेशेंट का लेट्स सपोज अगर लेफ्ट हेमिस्फीयर डैमेज हुआ है तो राइट साइड की उसकी पैरालिसिस हो जाएगी, और आपको पीछे सारा बैकग्राउंड नॉलेज है कि वो असल में ऐसा क्यों हो रहा है, पैरालिसिस क्यों हो रही है। बायोस्टैट में भी हमने सेम अप्लाई करना है, कि अगर एक मैं किसी भी केस के ऊपर स्टडी कर रहा हूँ, तो वो उसके अंदर मैंने कौन कौन सी चीजों को मतलब कि इंक्लूड जरूर करना है। ठीक है, असल में जब हम ये हमें वो मोस्टली स्टूडेंट कहते हैं सर हमें ये समझ नहीं आता। मैंने आपको इतनी दफा कहा हुआ कि जो आपकी फर्स्ट एड की बुक है ना, ये इट्स अ वेरी कंसाइज बुक, ये बहुत मतलब कंसाइज करके लिखी हुई है। तो इसको इसकी चीजों को समझने के लिए ना फिर हमें वो मल्टीपल रिसोर्सेज को देखना पड़ता है। एट द एंड याद आपने यही करनी है, लेकिन समझने के लिए फिर हमें आगे पीछे से जो चीजें हम यू वर्ड से करते हैं, हम पैथोमा से चीजें कवर करते हैं। तो हमने बायोस्टैट के साथ भी ऐसे ही करना है, कि अगर मेरे पास अगर क्रॉस सेक्शनल स्टडी है ना, सबसे पहले तो भाई पता होना चाहिए कि ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी है क्या, इसके पीछे जो रूट्स हैं वो क्या हैं, या अगर मेरे पास कोहार्ट है उसकी रूट वैल्यूज क्या है, या उसकी रूट्स किसके साथ जाके मिलती हैं। हमें उसकी डायरेक्टली, क्योंकि इन्होंने तो डायरेक्टली वर्ड लिखा हुआ है ना कोहार्ट का, हम पीछे से आते हैं कि भाई स्टेप बाय स्टेप आपने कैसे चलना है। तो सबसे पहले हम एपिडेमोलॉजिकल स्टडीज करते हैं, कि हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन सी डिजीजेज होती हैं, उनके क्या हमारे पास तल्लक है आपके पास में रिस्क फैक्टर्स के साथ। सो एपिडेमोलॉजिकल स्टडीज को हम डिवाइड करेंगे 2 टाइप्स के अंदर। एक हमारे पास होती है जी ऑब्जर्वेशनल स्टडी,
One is the observational study and the other one is the experimental study. Other one is the experimental study. यहां पर हम आते हैं ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशनल और हमारी जो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज होती हैं इनके दरमियान में क्या डिफरेंस होता है। सो काइंडली याद रखिएगा, एक्सपेरिमेंटल स्टडी आपकी वो है जहां पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जहां पर हम क्या किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, दैट इज एक्सपेरिमेंटल स्टडी। अब कहेंगे सर एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब हुआ। बच्चों एक्सपेरिमेंट में जब आपकी सारी चीजें आपके अंडर कंट्रोल होती हैं, मतलब मैंने इसको सिंगल ब्लाइंड करवाना है, मैंने बंदे को डबल ब्लाइंडेड करवाना है, हमने इसको थर्ड ब्लाइंडेड करवाना है, यहाँ पे दूसरे नंबर हमने रिस्क फैक्टर्स को एक्सपोज करना है, कितना करना है, नहीं करना, वो सारी चीजें आपके कंट्रोल के अंदर होती हैं, वो हमारे पास होती है एक्सपेरिमेंटल स्टडी। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपने काइंडली याद रखना है कि एक्सपेरिमेंटल स्टडी के अंदर क्या चीज होती है हमारे पास, अंडर कंट्रोल है, उसमें आपके रिस्क फैक्टर्स अंडर कंट्रोल है, वेरिएबल्स आपके अंडर कंट्रोल होते हैं, अंडर कंट्रोल। ठीक है जी। अब इसकी अगर हम एग्जाम्पल बात की जाए तो इसकी एग्जाम्पल के अंदर एक हमारे पास क्रॉस ओवर स्टडी आती है, मैं सारा कुछ इंशाल्लाह आगे जाके हम पढ़ेंगे। एक हमारे पास आती है क्रॉस ओवर स्टडी, जो शायद आप लोगों को याद हो ना कि जहां पर हम पहले उसको एक चीज के साथ एक्सपोज करते हैं, मतलब एक हमारे पास प्लेसिबो होता है और दूसरा हमारे पास क्या होता है, डिजीज केस होता है। अब प्लेसिबो वाले को पहले हम मतलब कि एक जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है वो देते हैं, और उसके बाद जो फिर हमने नई ड्रग सुजेस्ट की होती है ना, फिर उस बंदे को वो वाली देते हैं। तो ये चीजें हमारी सारी अंडर कंट्रोल। ठीक है जी। सो क्रॉस ओवर स्टडी एक हमारे पास एक्सपेरिमेंटल में आ रही है, और दूसरा क्लिनिकल ट्रायल्स, ये आपने इसके अंदर याद रखना है, क्लिनिकल ट्रायल्स। चलो ये तो हो गया हमारे पास साइड की तरफ। हमारा जो मेन टॉपिक है ना वो है ऑब्जर्वेशनल स्टडीज। और ऑब्जर्वेशनल स्टडी के अंदर पहली बात याद रखनी कि यहाँ पर जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो आपके कंट्रोल के अंदर नहीं होते। लेट्स सपोज ना आप किसी ऐसी सिटी के अंदर रहते हो जहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, या यहाँ पर स्मोक बहुत ज्यादा है। अब ये आपके कंट्रोल के अंदर तो नहीं है, लेकिन हम वहाँ पर स्टडी भी करते हैं। हम कहते हैं कि भी हाँ भाई लेट्स सपोज लाहौर है, लाहौर के अंदर कितने लोगों को लंग कैंसर हो रहा है। अब यहाँ पर जो स्मोक है वो आपके कंट्रोल में तो नहीं है ना। तो इस तरह की जो स्टडीज होती हैं दैट इज ऑब्जर्वेशनल स्टडी, जहां पर चीजें हमारे अंडर कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन हम ग्रुप्स बना के क्या कर सकते हैं, वहां पर स्टडी कर सकते हैं। दीज आर ऑब्जर्वेशनल स्टडी। ठीक है जी। तो इसमें क्या कहेंगे कि जो हमारे मतलब के रिस्क फैक्टर्स या जो हमारे पास एक्सपोजर होता है वो अंडर कंट्रोल नहीं होता, तो इसमें याद रखेंगे नॉट अंडर कंट्रोल थिंग्स। अब जो ऑब्जर्वेशनल स्टडी है ना, इसको फिर हम क्या करते हैं, दो टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। क्या करेंगे हम इसको, दो टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं आपकी ऑब्जर्वेशनल स्टडी को। पहली बात तो जेन में आ गई ना कि ऑब्जर्वेशनल स्टडी के अंदर हम चीजों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, हम देखते हैं कि हाँ भाई स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर कितने लोगों में डेवलप हुआ है, एचपीवी की वजह से सर्विकल कार्सिनोमा कितने लोगों में डेवलप हुआ है, एचआईवी की वजह से कपोसी सार्कोमा कितने लोगों के अंदर डेवलप हुआ है। तो ये हम चीजें ऑब्जर्व करें, यहाँ पर रिस्क फैक्टर हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है। एचपीवी आपके कंट्रोल में तो नहीं है ना, या स्मोक आपके कंट्रोल में तो नहीं है ना, या एचआईवी आपके कंट्रोल में तो नहीं है ना, वो जब तक हम मतलब प्रिवेंशन ना करें। ठीक है। सो ऑब्जर्वेशनल स्टडी को स्टूडेंट्स काइंडली आपने फिर इसको दो टाइप्स के अंदर डिवाइड करना है। एक मेरे पास होती है डिस्क्रिप्टिव स्टडी, डिस्क्रिप्टिव, और दूसरी मेरे पास क्या होती है, एनालिटिकल स्टडी, है ना। वन इज द डिस्क्रिप्टिव स्टडी आ गई एक हमारे पास, दूसरी आपने एनालिटिकल करनी। अब डिस्क्रिप्टिव स्टडी का क्या मतलब होता है बच्चों, ऐसी स्टडी जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं। ऐसी स्टडी जहां पर आपने ये नहीं करना आपने एक्सपेरिमेंट करना है, यहाँ जहां पर आपने मतलब कि एक केसेस वाला ग्रुप बनाया हुआ है, एक आपने कंट्रोल्स वाला ग्रुप बनाया ना, जैसे आप केस कंट्रोल के अंदर करते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव स्टडी हमारे पास वो नहीं होती। डिस्क्रिप्टिव स्टडी कौन सी बच्चों, जहां पर आपने डी से याद रखना है डाटा, कि जिसके अंदर हमने डाटा कलेक्शन करनी है, जहां पर हम मोस्टली डाटा कलेक्शन करते हैं। और अगर हम डाटा कलेक्शन कर रहे हैं तो सर ये कौन सी हमारे पास टाइप आएगी इसके अंदर, तो यहाँ पर बच्चों जो हम पढ़ते हैं ना केस सीरीज, केस सीरीज। सो केस सीरीज जो है ना, इट्स द सब टाइप ऑफ द डिस्क्रिप्टिव स्टडी। मतलब केस सीरीज के अंदर जो हम स्टडी करते हैं ना वो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव होती है, मतलब कि हम डाटा कलेक्शन करते हैं। वहां पर हम चीजें अपने अंडर कंट्रोल नहीं करवाते कि भाई लेट्स सपोज
ये मेरे पास एक पेशेंट है, इसका मैं एक्सपोजर करवाता हूँ स्मोकिंग के साथ, और फिर मैं 5 साल बाद देखूंगा इसमें लंग कैंसर डेवलप होता है या नहीं होता। ऐसा नहीं है। जो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टडीज जितनी भी होती हैं उनके अंदर हम सिर्फ क्या करते हैं, डाटा कलेक्शन करते हैं। लेट्स सपोज आप किसी क्लिनिक के अंदर बैठे हो, वहां पर आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो कि भाई यहाँ पर सीकेडी के पेशेंट्स आ रहे हैं। अब आप यहाँ पर जो डाटा कलेक्ट करते हैं ना, वो फिर एक स्पेसिफिक डिजीज के लिए करते हैं। आप स्पेसिफिक डिजीज कौन सी, आपकी सीकेडी है। तो सीकेडी के रिलेटेड मैं क्या करूंगा, सारा डाटा इकट्ठा करता रहूंगा कि हाँ भाई सीकेडी के पेशेंट्स हैं, इनको सीकेडी क्यों डेवलप हुई है, कितनी हुई है, क्या सीकेडी की कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। तो जब हम एक स्पेसिफिक ग्रुप और एक स्पेसिफिक डिजीज के लोगों का डाटा इकट्ठा करते हैं ना, तो वो मेरे पास केस सीरीज भी है, और वो आपकी डिस्ट्रिक्टिव स्टडी की एक सब टाइप है। ठीक है। दूसरी तरफ मेरे पास आती है एनालिटिकल स्टडी। स्टूडेंट्स, एनालिटिकल के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम हाइपोथेसिस पहले कहते हैं। हाइपोथेसिस का क्या मतलब है, हाइपोथेसिस का मतलब ये है कि भाई टॉक्सोप्लाज्मोसिस गोंडी की वजह से आपको लेट्स सपोज ना लिम्फोमा होता है। ये मेरी एक हाइपोथेसिस है। क्या हाइपोथेसिस है, कि भाई अगर आपको टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी की वजह से इन्फेक्शन हुआ है ना, तो आपके ब्रेन के अंदर न्यूरोनल लिम्फोमा हो सकता है। ये मैंने एक दिया है हाइपोथेसिस। ठीक है। तो एनालिटिकल स्टडी के अंदर हम पहले देते हैं हाइपोथेसिस। लेकिन हाइपोथेसिस से काम नहीं चलेगा, मुझे क्या करवाना पड़ेगा, यहाँ पर टेस्ट भी करवाना पड़ेगा कि वाकई ऐसे होता है कि मेरे पास टीजी इन्फेक्शन की वजह से आपको लिम्फोमा होता है। तो उसके लिए फिर आपको टेस्ट करवाने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब वो फिर हम सारी स्टडी करेंगे कि वाकई ये चीज पॉसिबल है या नहीं है। सो एनालिटिकल स्टडी के अंदर हाइपोथेसिस जो आपने दी है उसको आपने टेस्ट के जरिए प्रूव भी करना होता है। तो ये हमारे पास बच्चों क्या दो टाइप्स आएंगे, एक डिस्क्रिप्टिव डाटा याद रखना है, दूसरा आपने एनालिटिकल स्टडी याद रखनी है। और ये दोनों आपकी ऑब्जर्वेशनल स्टडीज हैं। आगे आते हैं। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया ना कि जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं और जो क्रॉसओवर स्टडी है ना, दैट्स द सब टाइप ऑफ योर एक्सपेरिमेंटल स्टडी। इसी तरह जो आपकी ऑब्जर्वेशनल स्टडी है ना, अब ऑब्जर्वेशनल स्टडी के अंदर हमारे पास जितनी भी आप स्टडीज करते हैं वो ज्यादातर ऑब्जर्वेशनल ही होती है। जैसा कि मैं यहाँ पर आपकी एग्जाम्पल लिख देता हूँ ऑब्जर्वेशनल की। सबसे पहले स्टूडेंट्स आती है हमारे पास केस सीरीज। सबसे पहले क्या जी, केस सीरीज। तो जो केस सीरीज है ना, ये ऑब्जर्वेशनल स्टडी है। अब आप जब जब भी आप मतलब ऑब्जर्वेशनल स्टडी का सुनोगे ना, आपको पता होगा कि यहाँ पर जो रिस्क फैक्टर्स होंगे या जो चीजें वो मेरे कंट्रोल के अंदर नहीं होती। ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है। और यहाँ फिर ये एनालिटिकल स्टडी हम करेंगे या हम डिस्क्रिप्टिव करेंगे। सो केस सीरीज इज द सब टाइप ऑफ द ऑब्जर्वेशनल स्टडी। ठीक है। उसके बाद बच्चों हमारे पास है केस कंट्रोल। केस कंट्रोल, जहां पर हम एक्सपोजर और आउटकम दोनों चीजों को देख रहे होते हैं, और ये भी आपकी ऑब्जर्वेशनल स्टडी है। फिर हमारे पास आती है कोहार्ट स्टडी। देन वी हैव अ कोहार्ट स्टडी। और कोहार्ट स्टडी के अंदर भी क्या होता है बच्चों, यहाँ पर भी ये भी आपकी ऑब्जर्वेशनल स्टडी की सब टाइप है। ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास आती है क्रॉस सेक्शनल। तो ये चार मेन हमारे पास टाइप आती हैं, और इनको आपने अच्छे से एक एक इनका मैं इंशाल्लाह आगे जाके हम स्टडी करेंगे। इनके हमने तमाम सब टाइप्स को क्या करना है, डिस्कस करना है इंशाल्लाह। इनका आपने ना, मैं एक आपको सबसे पहले कोई भी आपको केस पढ़ाया करूंगा। लेट्स सपोज केस सीरीज है, या केस कंट्रोल है, या को हार्ट है। उसके बाद ना फिर मैं आपको यूवर्ट का उसका एक एमसीक्यूज भी कराऊंगा। देखें अब यहाँ पर आप देखो ना, अगर केस सीरीज है तो हम इसका एमसीक्यूज भी देखेंगे कि हाँ भाई जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं क्या वो हमें अप्लाई करनी भी आ रही है या नहीं आ रही। बाकी कुछ हम एमसीक्यूज की एग्जांपल्स के अंदर देखेंगे, कुछ हम इसके जाके ना कुछ चीज़ों को अप्लाई करना भी सीख लेंगे। ठीक है। सो केस सीरीज है, तो उसके बाद केस कंट्रोल है, कोहार्ट स्टडीज है, क्रॉस सेक्शनल है। ये सारी हमारे पास सब टाइप्स हैं किसकी, आपकी ऑब्जर्वेशनल स्टडी की। ठीक है। तो ये आपने थोड़ा सा ना बैकग्राउंड जो नॉलेज है ना, ये आपके पास जरूर होना चाहिए। अब हम आते हैं अपनी मेन चीज की तरफ, कि सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारी केस सीरीज को। अब केस सीरीज के बारे में ना आपने अपने माइंड के अंदर एक कॉन्सेप्ट जनरेट करना है कि केस सीरीज होता है। एक तो आपको पता चल गया ना कि ये ऑब्जर्वेशनल स्टडी है। पहली बात तो ये कोई एक्सपेरिमेंटल नहीं है, कोई हमारे अंडर कंट्रोल चीजें नहीं है। हम सिर्फ क्या करें, इसकी स्टडी करें। केस सीरीज में सबसे पहले केस का मतलब क्या होता है, डिजीजेस। ये आपकी जो बायोस्टैट है ना, इसकी एक अपनी वर्डिंग है। तो जहां पर भी वर्ड लिखा हो ना कि केसेस इतने हैं, इसका मतलब कि इतने लोग डिजीज के साथ प्रेजेंट हुए हैं। और सीरीज क्या है, देखो ना, सीरीज हम कहते हैं कि जब हमारे पास काफी सारी चीजें, एक मेरे पास होती है रिपोर्ट। मैं आपको कहता हूँ यार मुझे एक पेशेंट की रिपोर्ट दे दो, तो सिर्फ एक बंदे का डाटा होगा। लेकिन अगर मैं कहूंगा कि मुझे 15 बंदों की रिपोर्ट दे दो, तो वो जो 15 बंदों की रिपोर्ट्स आई है ना, दैट इज अ सीरीज। That is the series of 15 patients with the same disease, with the same diagnosis, with the same risk factor. तो केस सीरीज, अगर सेम डिजीज की मेरे पास मल्टीपल लोगों का डाटा है तो उसको हम केस सीरीज कहते होते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर इसको सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं।
केस सीरीज क्या है? दैट इज अ डिस्क्रिप्टिव स्टडी। आ गया ना वर्ड डिस्क्रिप्टिव का? अब आपको समझ आएगा कि डिस्क्रिप्टिव का क्या मतलब होता है। केस सीरीज कौन सी सीरीज है, कौन सी स्टडी है? ये डिस्क्रिप्टिव होती है, यहाँ पर हम डाटा इकट्ठा करते हैं। ठीक है। दूसरे नंबर स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि जो केस सीरीज होती है, यहाँ पर हमारे पास एक ग्रुप ऑफ पीपल, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल का डाटा हम क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है? अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल विद सेम डिजीज, यहाँ पे इसको कह लो कि विद सेम डायग्नोस, विद सेम डायग्नोस। मतलब कि मैं कहता हूं कि मेरे पास 35 पेशेंट्स हैं जिनके अंदर क्या है जी? ब्रेस्ट कैंसर हुआ है। तो अब इन 35 पेशेंट्स का मैंने क्या करना है? इनकी मैंने स्टडी करनी कि हाँ भाई, ब्रेस्ट कैंसर कब हुआ, कैसा हुआ, जो स्टार्ट के अंदर जिनका एक्सपोजर था वो किस चीज के साथ था। ठीक है। तो यहाँ पर आपने सेम पीपल्स को, सेम डायग्नोस के जो लोग होंगे, उन्हीं को आपने क्या करना है? स्टडी करना है आपकी केस सीरीज के अंदर। ठीक है। तीसरे नंबर पर काइंडली याद रखिएगा कि यहाँ पर ये नहीं करना कि आपने पेशेंट्स को बाद में वो आउटकम के साथ आया हुआ है, फिर आप उसके ऊपर ना मतलब एक्सपोजर करवा रहे, ऐसा नहीं होता। केस जो सीरीज होती है ना, इसके अंदर जो आपका एक्सपोजर और जो आपके पास आउटकम होती है, एक्सपोजर का मतलब होता है रिस्क फैक्टर, आउटकम का मतलब होता है जो उसमें डिजीज आती है। तो काइंडली याद रखिएगा, यहाँ पर जो आउटकम और जो हमारे पास एक्सपोजर होता है, वो ऑलरेडी सारा कुछ हो चुका होता है। ठीक है। तो आउटकम एंड exposure has been happened। ये सारी चीजें हमने डिफ्रेंशिएट करनी सीखनी है, क्योंकि हमने इनको डिफ्रेंशिएट करना है आपकी आगे केस क्रॉस सेक्शनल स्टडी से, आपकी केस कंट्रोल स्टडी से, आपकी कोहार्ट स्टडी से, हमने इनको डिफ्रेंशिएट करना होता है। तो हालांकि होती तो सबके अंदर स्टडी है, लेकिन जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनकी बेस के ऊपर हमने इनमें डिफ्रेंशिएट करना है ना, वो आपको जरूर पता होना चाहिए। तो ये हमारे पास केस सीरीज है, जिन लोगों को हम यहाँ पर स्टडी करें, उनके अंदर जो आउटकम है ना, देखो अगर एक ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट है, उसमें ऑलरेडी ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है, और वो ब्रेस्ट कैंसर क्यों हुआ है? वो रेडिएशन के साथ एक्सपोजर की वजह से हुआ है, वो जेनेटिक्स चेंजेस की वजह से हुआ है। तो वो जो एक्सपोजर है वो भी ऑलरेडी हो चुका है। हमने सिर्फ क्या करना है? हमने उस पेशेंट को उस ग्रुप के अंदर स्टडी करना है जिसके अंदर वो सारे ब्रेस्ट कैंसर वाले पेशेंट्स थे। तो यहाँ पर हमारे पास आउटकम और एक्सपोजर है, वो ऑलरेडी एक्सपोज हो चुका है। ठीक है जी। फिर हमारे आपने चौथा पॉइंट क्या याद रखना है यहाँ पर? सो देर इज अ नो कंपेरिजन, देर इज नो कंपेरिजन इन द केस सीरीज, देर इज नो comparison, no comparison in the case series, there is a no comparison in case series study between cases and controls, केसेस एंड कंट्रोल। कि यहाँ पर हमारे पास कोई एक्सपोजर, कोई हमने कंपैरिजन नहीं करना। जैसे हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी, सॉरी क्रॉस सेक्शन कह रहा हूँ, जैसे हम केस कंट्रोल के अंदर करते हैं, या जैसे हम कोहार्ट के अंदर करते हैं ना, कि मेरे पास एक पेशेंट है उस पेशेंट के अंदर लंग कैंसर है, तो उसका जो एक्सपोजर है वो एक ग्रुप में हम उसको ले लेते हैं, और एक ऐसा ग्रुप है कि जिसके अंदर स्मोकिंग के साथ एक्सपोजर है, लेकिन उसमें लंग कैंसर डेवलप नहीं हुआ। तो वो जो ग्रुपिंग वाला सीन है, वो आपने केस सीरीज के अंदर नहीं करना। अब ऐसा ना हो कि 12 बंदे हमारे पास आए हुए हैं लंग कैंसर के साथ, और आप क्या करो, 6 बंदों को एक ग्रुप में डालो, 6 को एक में डालो, नहीं, वो हमारी स्टडी की टाइप चेंज हो जाएगी। फिर वो हमारे पास आएगी रेट्रोस्पेक्टिव कोहार्ट स्टडी हो जाएगी वो। तो अगर मैंने उसको केस सीरीज ही रखना है ना, तो यहाँ पर मैंने कोई ग्रुप नहीं बनाना, कोई मैंने यहाँ पर कंपैरिजन तो बिल्कुल भी नहीं करना। समझे? नेक्स्ट नंबर 5, यहाँ पर आपने एसोसिएशन भी नहीं करनी एट द प्रेजेंट। मतलब पेशेंट मेरे पास पूरा ग्रुप है, और मैं पूरे ग्रुप को क्या करना पड़ू, मैं उनकी ना एसोसिएशन देख रहा हूँ रिस्क फैक्टर्स के साथ। तो पूरे ग्रुप की आपने जो रिस्क फैक्टर्स के साथ एक्सपोजर है ना, वो भी इसके अंदर नहीं देखते हो। तो ठीक है जी, नो एसोसिएशन, नो डायरेक्ट एसोसिएशन वैसे लिख लेना चाहिए था, नो एसोसिएशन बिटवीन exposure and outcome,
तो वो तो हमने पहले भी स्टडी नहीं किया कि हमने भाई इनकी एक्सपोजर और आउटकम को तो हमने देखना ही नहीं है, एक्सपोजर एंड आउटकम, क्योंकि जो होना था वो पहले ही हो चुका है इन लोगों के अंदर। सो केस सीरीज के अंदर जो तीन चार चीजें आपको याद रखनी है जो सबसे ज्यादा आपको हेल्प आउट करेंगे। सबसे पहले क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव स्टडी, भाई डेटाबेस के ऊपर हमने सारा काम करना है मोस्टली। दूसरे नंबर पे क्या है, स्मॉल ग्रुप है, ये नहीं कि आप 10,000 बंदे का ग्रुप बना के केस सीरीज करना शुरू कर दो, वो ऐसा नहीं होता। वो टाइप चेंज हो जाती है, वो इकोलॉजिकल के अंदर आ जाते हैं, वो पॉपुलेशन स्टडीज के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पर 20, 25, 30, 35 हद 400-500 बंदा हो सकता है, इससे ज्यादा आपने नहीं करना, ठीक है। इसके बाद है कि नो आउटकम एंड एक्सपोजर, कि यहाँ पर जो आउटकम और एक्सपोजर वो आपने आगे नहीं करवाना, जो होना था वो पहले हो चुका था। और उसके बाद जी नो, हमारे पास यहाँ पर कोई आपने ग्रुपिंग नहीं करनी। ये पांच चीजें आपने स्टेटमेंट में से निकाल देनी है। अगर इनमें से कोई चीज आपको स्टेटमेंट में देखो, आप देखते हो, आप स्टेटमेंट आपने पढ़ना शुरू किया, आपने कहा जी 200 पीपल्स हैव द ब्रेस्ट कैंसर एंड द 200 पीपल डज नॉट हैव द ब्रेस्ट कैंसर, कंपैरिजन हो गया, केस सीरीज ऑप्शन से एक्सक्लूड हो गया, समझे। तो ये वाली क्या करें आप यहाँ पर चीजें जो केस सीरीज है इसके हिसाब से याद रखनी है, एक ग्रुप लेना है, सेम डिजीज का सेम डायग्नोस का होना चाहिए। हम इसकी जरा थोड़ी सी एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर हम एग्जांपल देख लेते हैं आपकी केस सीरीज की। कोई भी एग्जांपल हम इसकी ले सकते हैं, किसी के ऊपर भी हम स्टडी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी थी ना, सीकेडी, सीकेडी क्रॉनिक किडनी डिजीज। हमारे पास सीकेडी के पेशेंट्स कितने हैं जी, लेट्स सपोज 25 पेशेंट्स हैं, और इन सब का मेरे पास क्या है, डाटा है। इन सब का क्या है, मेरे पास डाटा है। और इस डाटा के जरिए मैं क्या देखूंगा कि हाँ भाई, जो सीकेडी है, सीकेडी कितने, सबसे पहले आपने क्या देख लिया कि डिजीज क्या है, वो है सीकेडी। और फिर हम देखेंगे कि भाई और हमें इससे क्या क्या डाटा मिल रहा है, कि लेट्स सपोज सीकेडी के जो 25 पेशेंट्स हैं, उनमें से जो 20 पेशेंट्स है ना, उनकी क्या हो गई है, यूरीमिक सिंड्रोम हो गया उनको। ये मुझे डाटा ही बता रहा है, डाटा मुझे बता रहा है कि भाई 25 में से जो 20 पेशेंट्स है उनके अंदर क्या हो गया, यूरीमिक सिंड्रोम हो गया। जैसे वो हम पढ़ते हैं ना, यूरीमिक प्लेटलेट्स डिसफंक्शन हो जाती है, जिसे जैसे हम कहते हैं सीकेडी का पेशेंट होता है, और बाद में उस पेशेंट के अंदर ना उसमें ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। तो सीकेडी के पेशेंट को ब्लीडिंग इसलिए होती है क्योंकि उसकी जो प्लेटलेट्स होती है ना, वो नॉन फंक्शनल होती है। और डिस्ट्रक्शन नहीं होती प्लेटलेट्स की, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया नहीं होता, प्लेटलेट्स का नंबर नॉर्मल होता है उस पेशेंट में, बट जो प्लेटलेट्स होती हैं वो नॉन फंक्शनल हो जाती है, ये यूरीमिया के प्रेजेंट होने की वजह से। सो सीकेडी के 25 पेशेंट थे, सेम ग्रुप है, सेम डायग्नोज है, और उनमें से हमने कहा कि भाई 20 जो लोग हैं उनके अंदर यूरेमिक सिंड्रोम डेवलप हुआ है। और जो हमारे पास 5 पेशेंट्स थे ना, इन 5 पेशेंट्स के अंदर लेट्स सपोज हम कहते हैं कि इनके अंदर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स डेवलप हुए हैं, ब्लीडिंग डिसऑर्डर। तो अब ये देखो, ये सारा जो कुछ हम कर रहे हैं ये सिर्फ डाटा की फॉर्म के अंदर है, कि पहले जो 25 लोग थे उनमें से 20 है वो यूरिमिक सिंड्रोम के साथ अब आ रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर, जो 5 है उनको कोई ना कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है। तो एक ग्रुप लिया, उसकी हमने स्टडी की, सेम डायग्नोस था, कोई कंपैरिजन यहाँ पर हो रहा है, नहीं हो रहा। कोई हमने ये देखा हो कि भाई जो सीकेडी डेवलप हो रही है इसका स्मोकिंग की वजह से हो रही है या किसकी वजह से हो रही है, तो वो कुछ नहीं, जो उनके अंदर सीकेडी होना था वो वही हो चुके हैं। हाँ, अगर आपने इसकी रिस्क फैक्टर्स के ऊपर स्टडी करनी हो तो फिर भी हम कर सकते हैं, एक्सपोजर के बाद हम आउटकम के बाद हम एक्सपोजर की तरफ भी जा सकते हैं। ये 2-3 टर्म्स हैं, इंशाल्लाह 1-2 दिन जब इन टर्म्स आप यूटिलाइज हो जाओगे तो फिर आपको ये चीजें आसान लगेंगी, ठीक है। अब हम जो चीजें हमने ऊपर पढ़ी है ना, अब आप जहां पर वो सारी चीजें इंप्लीमेंट करोगे, जो भी हमारे पास क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करने का तरीका होता है। बच्चों आपने यूएसएमएल स्टेप 1 का एग्जाम के अंदर जाके अपीयर होना है, और 280 एमसीक्यूज हैं, आपके पास 7 आवर्स हैं, टोटल 8 होते हैं, लेकिन वो 1 घंटा आपके लिए ब्रेक का होता है, आपके पास 7 घंटे हैं। और हर एमसीक्यूज के लिए आपके पास होते हैं 80 सेकेंड्स। लेकिन वहां पर आप देखें आपने 80 सेकेंड्स में करना क्या है, आपने स्टेटमेंट को पढ़ना है, स्टेटमेंट की ब्रेक डाउन करनी है, आपने अपने डीडीज बनाने हैं, उसके बाद आपने ऑप्शंस की तरफ जाना है, ऑप्शंस को आपने एक्सक्लूड करना होता है, और एक्सक्लूड करने के बाद फिर हम कहते हैं अपने कंक्लूजन की तरफ आते हैं कि हाँ भाई इसका क्या बन सकता है। तो हमारे पास टाइम 80 सेकेंड्स होता है, लेकिन उसके अंदर हमने इतनी सारी चीजें करनी होती है। फिर हम वहां पर बात आती है आपके ट्रिक्स की, वहां पर बात आती है आपके बज़वर्ड्स की, वहां पर बात आती है आपकी प्रैक्टिस की। वो क्या क्या चीजें होती हैं, मैं कुछ आपको, वैसे बायोस्टैट के अंदर तो ये इतनी ज्यादा चीजें अप्लाई नहीं होती, मैं आपको सिस्टम्स के अंदर दिखाऊंगा कि किस तरह पूरे क्वेश्चन की हम ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको पता है हम लास्ट लाइन पढ़ते होते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स दिस स्टडी डिजाइन। तो उन्होंने भाई हमारे से स्टडी का डिजाइन पूछा है कि वो कौन से वाला है। तो पहले आपने हमेशा लास्ट लाइन पढ़नी है,
ये बहुत बड़ा ट्रिक है जो अक्सर हम स्टूडेंट्स को बताते हैं, और जो मैं खुद भी फॉलो करता हूँ। मुझे याद है मैंने 20-25 क्वेश्चन थे ना, जो इमेजिंग थी, जो हिस्टोलॉजिकल थी, जो ईसीजी थी, जो फार्माकोलॉजी वाला हमारे पास पोर्शन था ना, मतलब ड्रग का नाम था या उसका साइड इफेक्ट था या उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, तो वो ऊपर आपको पूरी कहानी लिख के देंगे कि लेट्स सपोज ये मेरे पास पेशेंट एचआईवी का है, एचआईवी वाले पेशेंट के अंदर ये उसको लेट्स सपोज निमोनिया हो गया है, किसकी वजह से हो गया जी, लेट्स सपोज निमोनिया हो गया उसको निमोसिस्टिक जीरो बीसीआई की वजह से। अब निमोसिस्टिक जीरो बीसीआई वाले पेशेंट को आपने ट्रीटमेंट दिया, ट्रीटमेंट के अंदर आपने उसको ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल दी, लास्ट में आपने लिखा लास्ट वाली लाइन के अंदर आके उन्होंने लिख दिया भी जो ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो भाई इतना ऊपर मुझे पढ़ने की जरूरत ही क्या थी, जो उन्होंने चीज मेरे से लास्ट में पूछी मैं तो डायरेक्ट उसकी तरफ जाऊँ ना। सो पूछा उन्होंने क्या, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल। आप डायरेक्ट ऑप्शंस की तरफ आओ, जो उसका मैकेनिज्म है उसको क्लिक करो। तो इससे आप 20-25 क्वेश्चन तो मैं आप लोगों के साथ डैम श्योर हूँ कि आप लास्ट लाइन से पकड़ लेते हो, लास्ट नहीं तो सेकंड लास्ट लाइन से तो आप 100% पकड़ लेते हो। कुछ क्वेश्चन, सारे नहीं, क्योंकि जिनके अंदर आपने डी डिफरेंस डायग्नोस बनाना होता है, उसके लिए आपको प्रेजेंटिंग सिम्टम्स, उसके लिए आपको हिस्ट्री, उसके लिए आपको वाइटस चाहिए होते हैं। लेकिन उनका भी मैंने आपको ब्रेक डाउन करनी सिखाई हुई है बच्चों को, कि क्या कौन सी जो आप मतलब कि सिम्टम्स हैं उनको अपने माइंड के अंदर रखना है, किनको आपने एक्सक्लूड करते जाना पूरी स्टेटमेंट्स में। तो एट दी एंड जाके आपने जो 3-4 वर्ड होते हैं वही याद करने होते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने हमारे से स्टडी डिजाइन पूछा। अब देखिएगा काइंडली, अ स्टडी इज डिजाइंड टू डिस्क्राइब द मैनिफेस्टेशंस ऑफ द कोरोना वायरस डिजीज 2019 ऑन द इमेजिंग स्टडीज। तो भाई इमेजिंग स्टडी मतलब कि लेट्स सपोज जितने भी पेशेंट मेरे पास कोरोना वायरस के आ रहे थे ना, हमने सबकी एक्सरेज करवाए हुए थे, या हमने उनके सीटी स्कैन करवाए हुए थे। अब वो सीटी स्कैन के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, उनकी मैनिफेस्टेशन बता रहा हूँ कि हाँ भाई इस पेशेंट के अंदर लंग्स इतना डैमेज हुआ है, इसके अंदर अपर लोब्स हुआ है, इसके अंदर जो लोअर लोब इतना डैमेज हुआ है, इसके अंदर पेरिफेरी इतनी डैमेज हुई है, इसके अंदर इतनी इन्फिल्ट्रेशन है, इसके अंदर इतनी कंसोलिडेशन है, इसके अंदर इतनी कैविटीज बनी हुई है। मतलब कि जितने भी पेशेंट्स थे ना मेरे पास कोरोना वायरस वाले, उन सब की हमने क्या किया, इमेजिंग के जरिए मैनिफेस्टेशन किए। पार्टिकुलरली कौन सी इमेजिंग आपने इस्तेमाल की, कंप्यूटराइज टोमोग्राफी, ठीक है जी। सीटी स्कैन हमने उनको करवाए हैं जितने भी हमारे पास कोरोना वायरस वाले पेशेंट्स आए थे। अब यहाँ से एक चीज तो मेरे पास क्लैरिफाई होगी कि जो पेशेंट्स हैं उनका जो मतलब कि डिजीज है वो सेम है। एक चीज ये तो नहीं ना उन्होंने कहा कि कुछ हमारे पास 10 पेशेंट आए उनमें कोरोना वायरस था, 10 पेशेंट आए उनके अंदर रोटा वायरस था, 10 पेशेंट आए उनके अंदर नोरो वायरस था। ऐसा नहीं हुआ, डिजीज हमारे पास सेम होगी। इसका मतलब है कि जो केस सीरीज का सबसे पहला सिनेरियो था जो हमने कहा था कि यहाँ पर हमारी जो डिजीज है वो सेम होनी चाहिए, कि जो हम पेशेंट है ग्रुप ले रहे हैं ना, वो ग्रुप सेम डिजीज का होना चाहिए। तो पहली बात हमारी यहाँ पर फुलफिल्ड होती है। आगे आते हैं, 11 पेशेंट्स with the COVID-19 are recruited for the study and their CT scan findings are studies and the characterized। तो कितने पेशेंट्स बच्चों हमने लिए, 11 लिए। स्मॉल ग्रुप आ गया पेशेंट्स, स्मॉल ग्रुप लोगों का आ गया। कौन सा स्मॉल ग्रुप आ गया, जिनके अंदर कोरोना वायरस था। तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो 2 से 3 सिनेरियोस बन रहे हैं, कि सबसे पहले स्मॉल ग्रुप भी है, दूसरे नंबर पर मेरे पास क्या है, ये इस क्या कहते हैं 11 पेशेंट्स है, तो स्मॉल ग्रुप और सेम डिजीज है। इसमें सबसे पहले तो ग्रुपिंग नहीं हुई हुई, या दूसरे नंबर उन्होंने यहाँ पर एक्सपोजर का जिक्र नहीं किया हुआ। डायरेक्टली उन्होंने क्या किया, डाटा को मेंशन किया हुआ है। और ये डाटा मेंशन किया हुआ, अब ये थोड़ा कि आपके पास पेशेंट आए हुए हैं वो अभी आपके सामने बैठे हुए हैं या हम उनकी मजीद आगे स्टडीज करेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है। सिर्फ आपको डाटा दिया हुआ, तो याद आ गई आपको डिस्क्रिप्टिव स्टडी, जिसके अंदर हम डाटा लेते हैं, और वो कौन सी, दैट इज द केस सीरीज। सो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब दिस स्टडी डिजाइन। तो हम अब ऑप्शंस को क्या करते हैं, एक्सक्लूड भी करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है जी केस कंट्रोल। केस कंट्रोल को हमने एक्सक्लूड कर दिया, क्यों, बिकॉज देर इज द नो कंपैरिजन बिटवीन द ग्रुप्स। केस कंट्रोल के अंदर तो हम क्या करते हैं कि एक तरफ हम केसेस लेते हैं, डिजीजेस लेते हैं, दूसरी तरफ हम कंट्रोल्स लेते हैं जिनके अंदर डिजीजेस नहीं होती। वहां हमें 2 ग्रुप चाहिए होते हैं, लेकिन ऊपर हमारे पास ग्रुप नहीं है, स्मॉल ग्रुप ऐसे पेपर लोगों का, ठीक है, कंपैरिजन नहीं है। फिर है जी सी क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल के अंदर स्टूडेंट्स हमें पता होता है कि जो सारी चीजें होती है हमारे अंडर कंट्रोल होती हैं, एक्सपेरिमेंटल स्टडी होती है, ठीक है। लेकिन ये तो मेरे पास जो लोग हैं वो पीछे रिट्रोस्पेक्टिव डाटा सिर्फ हम इकट्ठा करें। हमने ऐसा नहीं किया कि मैं 10 लोगों को लूं, उन 10 लोगों को मैं मतलब कि सेम स्टडी, सेम ट्रीटमेंट, सेम डिजीज के साथ लूं, फिर उनके ऊपर मैं मतलब डिफरेंट जो ड्रग्स हैं ना उनको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ।
आपके जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं ना, ट्रायल हम किसके लिए करते हैं? हम मेडिकेशन के इस्तेमाल के लिए करते हैं कि हाँ भाई हमने एक नई मेडिसिन ली है, लेट्स सपोज कैप्टोप्रिल आ गई है नहीं, ठीक है जी, पहले हम एटोर्वास्टैटिन इस्तेमाल की एग्जांपल दे रहा हूँ, एटोर्वास्टैटिन इस्तेमाल की, अब मैं उसको कैप्टोप्रिल इस्तेमाल कर रहा हूँ ना कि हाँ भाई कैप्टोप्रिल ज्यादा मेरे लिए उसकी ज्यादा एफिशिएंसी है या हमारे पास जो एटोर्वास्टैटिन है उसकी है। तो ये हम बाद में जाके सारी चीजों को अंडर कंट्रोल करके उनके साइड इफेक्ट्स को, उनकी डोजेज को, वो हमारे पास आता है क्लिनिकल ट्रायल। और क्लिनिकल ट्रायल की थी एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, तो यहाँ पर ऐसा भी हमारे पास डाटा नहीं है। कोहार्ट स्टडी के अंदर बच्चों आपको पता है हम क्या करते हैं कि उसके अंदर हम एक्सपोजर, पहले एक्सपोजर देते हैं, फिर हम आउटकम को देखते हैं। ये तीन चार, ये जितनी आपकी स्टडीज है ना, ये 3-4 वर्ष की सारी गेम है, एक्सपोजर, आउटकम। आपके पास जो कोहार्ट होती है ना, कोहार्ट स्टडी के अंदर क्या करते हैं, सिर्फ मेरी एक बात याद रखिएगा, हम करते हैं पहले एक्सपोजर को देखते हैं, एक्सपोजर, और एक्सपोजर से हम निकालते हैं आउटकम। मतलब क्या? एक्सपोजर क्या है जी? स्मोकिंग, और स्मोकिंग की वजह से क्या हो गया है? लंग कैंसर। स्मोकिंग की वजह से क्या हो गया? लंग कैंसर। तो हम एक्सपोजर से आउटकम की तरफ गए होते हैं, ये आपका कोहार्ट स्टडी होता है। जो आपकी केस कंट्रोल स्टडी होती है ना, जहां पर हम आउटकम, यहाँ पर हम क्या करते हैं, आउटकम से एक्सपोजर की तरफ जाते हैं। मतलब क्या? कि लोगों के अंदर लंग कैंसर था, क्या था लोगों के अंदर जिनको हम स्टडी करें उनके अंदर लंग कैंसर था, और जब हम उनके पीछे स्टडी रिस्क फैक्टर्स को देखा तो उनका एक्सपोजर था स्मोकिंग के साथ। सिर्फ टोटल जो गेम है ना आपकी, इसके अंदर केस कंट्रोल के अंदर और आपकी कोहार्ट के अंदर, वो ये दो वर्ड्स हैं। अगर आप एक्सपोजर से आउटकम की तरफ जा रहे हो, मतलब सीओपीडी वाले पेशेंट्स हैं, और सॉरी कह रहा हूँ कि पेशेंट स्मोकिंग वाले हैं, आगे जाके सीओपीडी डेवलप होगी, ये होती है कोहार्ट। अगर पेशेंट्स के अंदर सीओपीडी है, फिर हम देखेंगे कि हाँ भाई व्हाट हैज हैपेंड, क्या हो चुका है, किसके साथ इसका एक्सपोजर हो चुका है। सो सीओपीडी वाले पेशेंट्स का अगर पीछे स्मोकिंग के साथ एक्सपोजर था, वो आपकी केस कंट्रोल स्टडी होती है। बाकी इंशाल्लाह इनकी बार बार एग्जांपल से हम डिस्कस करेंगे, आगे जाके इनको हमने बहुत डिटेल के अंदर भी देखना है। तो ये तीन ऑप्शन तो आपके यहाँ पर एक्सक्लूड हो गई है। ई ऑप्शन क्या होती है जी? क्रॉस सेक्शनल। क्रॉस सेक्शनल होती है भाई जहां पर हम डिजीज की प्रीविलेंस देखते हैं, जिसको हम कहते हैं ना स्नैपशॉट। ये उसी टाइम आप वहां पर बैठे हो, लेट्स सपोज आप एक मेडिकल कैंप लगाते हो, और मेडिकल कैंप के अंदर आप क्या करते हो कि यू वांट टू सी द, कि जो ओबेस लोग हैं क्या उनके अंदर हाइपरटेंशन होती है, कि मतलब आप ओबेसिटी का हाइपरटेंशन के ऊपर एक्सपोजर देखना चाहते हो। तो आपने एक मेडिकल कैंप लगाया, वहां पर आपने 50 लोगों को स्टडी किया है, और आप क्या कर रहे हो कि ओबेसिटी की वजह से आपको हाइपरटेंशन होती है या नहीं होती। तो ये जो आपने सेम टाइम के ऊपर रिस्क फैक्टर और आपने मतलब कि डिजीज को स्टडी किया है ना, इसको हम क्रॉस सेक्शनल कहते हैं। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पर हमें कोई रिस्क फैक्टर्स, यहाँ जो आउटकम है उसको तो स्टडी नहीं किया हमने, सिर्फ स्मॉल ग्रुप जिनको पहले डिजीज डेवलप हो चुकी है उनको सिर्फ उनका हमने डाटा लिया है, और डाटा हमने किसकी बेस के ऊपर लिया? इमेजिंग स्टडीज की बेस के ऊपर लिया, ठीक है। सो व्हाट इज योर आंसर? और आंसर इज द केस सीरीज। यहाँ पर जो हमने स्टडी किया है वो कौन सी हमने किया? हमने केस को स्टडी किया है, और केस की हमने सीरीज को स्टडी किया, मतलब कि 11 लोगों को हमने सेम केस के साथ क्या किया? स्टडी किया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। बाकी इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे कल के अंदर।